हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम ट्रेड स्टार्ट करना चाह रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे। उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ रही थी, फर्स्ट स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था, क्या कैसे करना था। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए बेसिक क्लास हो चुकी है। ये डे 2 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कंपनी क्रिएट करने के बाद, आपने सपोज कंपनी क्रिएट के बाद आपको आगे क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे करके आगे चलेगा। तो हम इन प्रोसेस में इस वीडियो में उन सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे, बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, ड्यूटी क्या है, एडी कोड क्या है, आईसी का कोड क्या है, जीएसटी नंबर कैसा होता है, जीएसटी की कॉपी कैसी होती है, एडी कोड है क्या, कौन से आइटम पे कितना ड्यूटी लगेगा, कितना टैक्सेस लगेंगे, क्या कैसे, इन सारी चीज़ों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने कंपनी का नेम क्रिएट कर लिया, आपने अपने कंपनी का नाम रख लिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। ठीक है, कंपनी का नाम क्रिएट होने के बाद आप एक प्रोडक्ट चूज करेंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में इंपोर्ट करना है या आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करना है। तो पहले सबसे पहले तो प्रोडक्ट सिलेक्शन ज़रूरी है कि कौन से प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और कौन से प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है। आप जो प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं उसका आउट ऑफ इंडिया कैसा क्रेज़ है या डोमेस्टिक कैसा क्रेज़ है, लोकल कैसा क्रेज़ है, उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है, यानी अपने प्रोडक्ट को चूज़ करना है क्या है। सपोज़ मैं यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट मैंने लिए हैं, स्क्रैप लिया है, एग्रीकल्चर लिया है, वेजिटेबल्स लिया है, क्लॉथ लिए हैं। क्यों, बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी मात्रा में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम ले लिया। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल मार्केट एनालाइजिंग बिफोर द स्टार्टिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मार्केट देखेंगे, इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे उसमें क्या चल रहा है, लोकल मार्केट देखेंगे कि लोकल मार्केट कैसा चल रहा है, कैसा क्रेज है लोकल मार्केट का, लोकल मार्केट में मैं जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ वो मेरा बिकेगा नहीं बिकेगा, मेरी सेलिंग होगी नहीं सेलिंग होगी। यदि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो आउट ऑफ इंडिया में वो चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं नहीं पसंद कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का एनालाइज आपको पहले करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। मान लीजिए, चलिए आपने अपने कंपनी का नेम रख लिया, ठीक है, उस पर से आपने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया, आपको इंटरनेशनल मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो उससे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपने इंटरनेशनल मार्केट की नॉलेज, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं नॉलेज तो आप पढ़ के कहीं से देख के या तो आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपके पास मार्केट की नॉलेज नहीं है, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो आप आगे उस चीज़ को सेल नहीं कर पाएंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने अपने डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कि मैंने अपने कंपनी का नाम एक्सपोर्ट करूँगा नहीं करूँगा, पेनल्टी लगेगी ये लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने अपने कंपनी का जस्ट नामकरण किया है अभी, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करके आप लोकल मार्केट में उस चीज़ का सेल एंड परचेज आप लोकल मार्केट में कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, आप लोकल मार्केट में कर सकते हो। तो प्रोडक्ट आपने सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट आप एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट लोकल मार्केट आपको बखूबी उस चीज़ में आना चाहिए कि आपका मार्केट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, जीएसटी की कॉपी आती है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने बिजनेस का नाम रखा होगा, तो बिजनेस का नाम रखने के लिए सबसे पहले आपको इंडिया में, जो आप इंडिया में यदि काम करना चाह रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो मैं इंडिया के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये जीएसटी कॉपी होती क्या है, इसमें क्या सब होता है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ जीएसटी कॉपी कैसी होती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलती है जीएसटी कॉपी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि आप अपने
जो कंपनी है, आप में अपना गुड्स है, इसमें बताते हैं कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। यहाँ पे जैसे देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। जब आप सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाता है उसके पास आपको नंबर मिलता है, तो ये इस तरीके का ये नंबर होता है। उसके बाद होता है कि आपने अपने कंपनी का क्या नाम रखा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। यहाँ पे आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आ गया। इन द सेंस ये हुआ कि आपकी कंपनी क्या है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, प्रोप्राइटरशिप है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। उसके बाद आपका बिजनेस का आ गया बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एड्रेस आ गया कि आपका जो बिजनेस रजिस्टर है कौन से एड्रेस पर रजिस्टर है। तो यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है। आप यहाँ पे आपका बिजनेस का प्लेस ऑफ बिजनेस का नाम आ जाएगा, आपका बिजनेस का जो एड्रेस है वो क्या है। उसके बाद डेट ऑफ लायबिलिटी आ गया कि आपने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए इशू किया था, ठीक है। तो ये आ गया कि आपका जीएसटी सर्टिफिकेट जो है कब कौन से डेट को इशू हुआ है, तो इस डेट की तारीख है। तो मैंने ये 28/8/2022 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने 28/8/2022 को अपना चैनल यूट्यूब का चैनल बनाया था, इसलिए लिखा दिया था। ये हो गया। यहाँ पे क्या है, ये नेम जो है यहाँ पे जो ऑफिसर रहेंगे जो इशू करते हैं, जो जीएसटी सर्टिफिकेट इशू करेंगे, वो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा और उनका जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये पार्टनर मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, तो उस चीज़ को आप जस्ट मैं आपको समझाने पर्पज़ के लिए यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ऑफिसर का सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद किस ऑफिसर ने साइन किया यहाँ पे आ जाएगा, उनकी क्या डेजिग्नेशन यहाँ पे आ जाएगी। जो रिस्ट्रिक्शन ऑफिस यहाँ पे है तो दिल्ली न्यू दिल्ली ITO डाल दिया है मैंने। डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इशू कौन से डेट को हुआ है, यानी आपको सर्टिफिकेट जो इशू है वो कौन से डेट को इशू हुआ है वो यहाँ पे है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे GST नंबर आ जाएगा, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम यहाँ पे आ गया, आपके फर्म का नाम आ गया, आपके फर्म के ब्रांचेस कितने हैं, प्लेसेस ऑफ बिजनेस कितने हैं। ये आपके एक बिजनेस ने यहाँ पे 0 आ गया। यदि एक से अधिक रहेंगे तो यहाँ पे 2 3 4 जितने भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, जितने भी आपके ब्रांचेज हैं, वो सारी ब्रांचेज यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका जो जैसे कि मैंने ऊपर में भी बताया था कि आपकी GST नंबर ये है, तो GST नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका बिजनेस का नाम आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे डिटेल ऑफ मैनेजिंग ऑथराइज पार्टनर, यानी आपकी कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म है तो 2 पार्टनर के आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे ये कृष्णा झा और रोहन है, ये दोनों पार्टनर है तो दोनों पार्टनर आ जाएंगे। यदि आपके कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं, ऑथराइज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पर डायरेक्टर्स के नाम आ जाएंगे। यदि आप सिंगल प्रोप्राइटर हो, आपने सिंगल बेस पे आप अपने कंपनी में खुद के प्रोप्राइटर हो, अपना कोई पार्टनर है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपका प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअली यहाँ पे आ जाए। इंडिविजुअली आपकी कंपनी है तो यहाँ पे आपका इंडिविजुअल आ जाएगा। तो ये हो गई अपनी GST नंबर। तो GST कॉपी ऐसे ये यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा। मान लो आप 2 प्रोप्राइटर तो दोनों की फ़ोटो आएंगे, 4 डायरेक्टर हैं तो 4 के फ़ोटो आ जाएंगे। प्रोप्राइटर आप सिंगल हो, इंडिविजुअली कंपनी है तो यहाँ पे इंडिविजुअल आपका फ़ोटो आएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का अपने चैनल का लोगो लगा दिया है आपको समझाने के लिए। तो आइए मैं अब नेक्स्ट बताता हूँ। अब यहाँ पे आता IEC कोड। IEC कोड है क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये क्या होता है, जब तक आप GST की कॉपी नहीं लोगे तब तक आपको IEC कोड नहीं मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं मिलेगा। तो यदि आप इंपोर्ट और एंड एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो आपको IEC कोड लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि GST के नंबर की तरह इसमें भी एक नंबर मिलता है। वो मैं दिखाता हूँ आज से 5-7 साल पहले कैसा IEC कोड आता था और अब कैसा IEC कोड आता है। पहले क्या था, 5 से 7 साल पहले ऐसा आता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट IEC कॉपी ऐसी आती थी 3-4 साल 5 साल 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात है। आइए देता को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड देता है, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड देता है ये सर्टिफिकेट, जिसको हम DGFT भी बोलते हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि DGFT होता क्या है। यहाँ पे आपके फर्म का नाम आ जाएगा, आपके बिजनेस का नाम आ जाएगा, जो कि आपने कंपनी का नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया आपको समझाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। यहाँ पे आपके फर्म का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी, आप डायरेक्टर हो, पार्टनर हो,
या प्रोप्राइटर हो वो आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। यहाँ पे आईसी नंबर आ जाएगा। आईसी नंबर बेसिकली होता क्या है कि कोई भी शिपमेंट आप जैसे इंडिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आईसी की कॉपी लगती है। आपकी जो बिल्स ऑफ एंट्री में इंडिकेट किया जाता है, उसके बिना इंडिकेट किए आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप ये समझो आपके पास आईसी को कई लोग लाइसेंस भी बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आईसी कोड को इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी बोलते हैं। आप आईसी के बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। या डेट ऑफ इशू आ गया, कौन सी तारीख को हुआ था, या ये आपका पेन नंबर आ जाएगा कि आपका जो प्रश्न उस फर्म का पेन नंबर होगा वो पेन नंबर आ जाएगा। ये तो रहा आज से 4 साल 5 साल पहले जो आईसी कोड होता था ऐसा होता था। अब मैं दिखाता हूँ करंट में अब क्या होता था। पहले क्या होता था, नंबर मिलता था आईसी कोड के लिए। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आज से 7 साल 8 साल पहले क्या होता था, यहाँ पे एक नंबर मिलता था जो कि 10 डिजिट का होता है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ 9953787374, ये मेरा मोबाइल नंबर है, 10 नंबर का होता है ये। तो आईसी कोड भी 10 डिजिट का ही होता है। तो इसलिए मैं समझाने के पर्पज़ से आज से 7 साल पहले आपको नंबर दी जाती थी, उसी नंबर का यूज होता था। लेकिन बट अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट की आईसी की कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रेजेंट की आईसी की कॉपी कैसे होती है। ये हो गई फिलहाल की आईसी की कॉपी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन द सेंस कि डीजीएफटी इशू करता है ये आईसी कोड। तो आपका यहाँ पे दिस इज सर्टिफाइड दैट कि आपका ये फर्म का नाम आ गया, ठीक है, आईसी कोड आ गया। पहले क्या होता था, पहले तो हमें नंबर दी जाती थी 10 डिजिट की कि आपका आईसी कोड हो गया। लेकिन अब क्या होता है, जो आपके फर्म का पैन नंबर होगा, ठीक है, यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपके फर्म का पैन नंबर आ जाएगा। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है तो आपका आएगा, आपके कंपनी का आएगा, ठीक है। इंडिविजुअली में क्या होता है, आपके कंपनी का ही आएगा, आपका नहीं आएगा। यहाँ पे आपके कंपनी का ही आएगा, जो आपके कंपनी का पैन नंबर रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा तो आपके कंपनी का पैन नंबर भी होगा, पैन कार्ड, तो वही पैन नंबर आएगा, वही आईसी कोड होता है। पहले क्या होता था, आईसी कोड का अलग से नंबर दिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है, जो आपके कंपनी का पैन नंबर है वही आपका आईसी नंबर है, ठीक है। ये आपका आईसी नंबर यानी आपका पैन नंबर हो गया। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं अस्थायी खाता नंबर है, यानी पैन नंबर यही होगा। जो आईसी नंबर है वही पैन नंबर है, जो पैन नंबर है वही आईसी नंबर है, जब तक कि आप आईसी कोड के लिए अप्लाई नहीं करते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डेट ऑफ इशू तो 28/8 को डेट ऑफ इशू हो गया। ये आपका यहाँ पे एड्रेस आ गया, कौन से एड्रेस है, जो यहाँ पे साइन आ जाएगा। जैसे मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मान लो कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम का डायरेक्टर हूँ, यहाँ पे मेरे सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी है यहाँ पे उसका सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पे नाम आएगा, या सॉरी यहाँ पे ना डेट, नेम ऑफ द सिग्नेटरी, यानी जैसे मेरा नाम है कृष्णा और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का डायरेक्टर हूँ, तो यहाँ पे मेरा नाम आएगा, ना कि मेरा सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे मेरा नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ मॉडिफाई यहाँ पे आएगा कि किस दिन आपको जारी किया गया था। यदि कोई गलती है, यदि आपने कोई करेक्शन करवाया है तो वो डेट आएगा। यहाँ पे फाइल नंबर आ जाएगी, जो हमने जब आप अप्लाई किया था उसका फाइल नंबर आ जाएगा, ताकि यदि कोई दिक्कत आती है तो आपके फाइल नंबर से ये सर्च किया जा सके। तो यहाँ पे आपका फाइल नंबर दिया होता है, ये स्कैनर हो गया। तो जो करंट में जो आईसी कोड मिलता है वो ऐसा होता है। मैंने इसके ऊपर आईसी कोड अप्लाई करने के वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उन चीज़ों का कोई फ़ायदा है नहीं, आप अपने एजेंट के थ्रू ही करवाए तो बेटर रहता है, ठीक है, इसीलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनवाया। तो ये है अपना प्रेजेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईसी कोड जिसको हम बोलते हैं। आइए आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये नंबर 5 पे आता है कि एडी कोड। एडी कोड क्या होता है, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि जीएसटी नंबर बहुत ज़रूरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है आईसी कोड, इसके बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ठीक उसी प्रकार से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एडी कोड, अथराइज डीलर कोड, इसका भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इसके बिना अभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
चाहते हो तो ये भी कोड आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात आती है कि एडी कोड हम किससे लें, एडी कोड होता क्या है, एडी कोड कहाँ से मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि एडी कोड होता क्या है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ये कोटक का लोगो है आगे, ठीक है। तो बेसिकली एडी कोड होता है बैंक ऑथराइजेशन कोड होता है। आपका जिस बैंक में खाता होगा वहाँ से आपको एडी कोड मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एडी कोड आपको वहाँ से मिल गया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटी आपको उस ब्रांच से होगी, तो नहीं। आपको खाता उस बैंक में खुलवानी पड़ेगी जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड यानी फॉरेक्स का काम होता हो, वहीं से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो। जिस बैंक में ट्रेड ब्रांच नहीं होगी वहाँ से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। मान लो जैसे मैंने कोटक में खुलवाया, मेरे यहाँ रोहिणी में कोटक का ब्रांच है, ठीक है, बट वो होम ब्रांच है, उसमें ट्रेड की फैसिलिटी नहीं है। ट्रेड की फैसिलिटी मेरी इंडिया गेट में है, तो आपको इंडिया गेट से ही अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट मिलेंगे। यदि इंपोर्ट करते हो आप तो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मिलेंगे, यदि एक्सपोर्ट आप करते हो तो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट आपको अपने बैंक के थ्रू देने पड़ेंगे या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एडी कोड कहाँ से मिलेगा। आपको एडी कोड अपने बैंक से मिलेगा जहाँ पे ट्रेड का काम होता हो, इंटरनेशनल ट्रेड का काम होता हो। तो एडी कोड कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको आपका जो अकाउंट है उस बैंक में होना चाहिए और आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम, जो भी आपका फर्म का नाम है, उसका मैं कैसे एडी कोड के लिए हम कैसे अप्लाई करते हैं उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको फॉर्मेट बता दूंगा कि यदि आप फर्स्ट टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एडी कोड के लिए आप बैंक में कैसे अप्लाई करें, कैसे एप्लीकेशन लिखें, किसको लिखें, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा, फॉर्मेट अटैच कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो एडी कोड प्राप्त करने में। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। ये एडी कोड लेटर है जिसमें बैंक हमें ये बताता है कि आपके बिजनेस का नाम ये है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम आपके बिजनेस का नाम है, आपका एड्रेस ये है, आपका अकाउंट नंबर ये है, और ये जो कोटक ब्रांच है ये कहाँ पे है। आप इसमें सिंपली लिखा होता है आपका आईसी कोड। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको जब आप एप्लीकेशन दोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए तो आपको उसमें अपना आईसी कोड का नाम मेंशन करना पड़ेगा। आपको अपनी अकाउंट की सारी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद बैंक आपको इस तरीके का एक लेटर देगा जिसमें लिखा होगा कि जिस दिन बैंक आपको एडी कोड लेटर इशू कर रही है ये किसके नाम से करेगी, टू द कमिश्नर ऑफ कस्टम। एडी कोड जो हम लेंगे बेसिकली लेंगे किसके लिए, एडी कोड लेते हैं पोर्ट ऑथराइजेशन के लिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये समझ लीजिए कि एडी कोड पोर्ट के लिए होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी नंबर है, इसके बिना हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी तक ये समझिए, बाद में की डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो बैंक हमें ये लिख के ये इसको लिख के देगा, टू द कमिश्नर ऑफ कस्टम को लिख के देगा, चाहे दिल्ली का हो, नोएडा का हो, चाहे कहाँ जहाँ का भी कस्टम हो, जोन से भी शहर में आप देख रहे हो वहाँ की पोर्ट अथॉरिटी को, आईसीडी को ऑथराइज करती है कि मैं ये इसको लिख के दे रहा हूँ, ये इसका एडी कोड है। तो ठीक है, इसमें हमारा बिजनेस का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आईसी कोड आ जाएगा, ठीक है, और एडी कोड ये आ जाएगा। एडी कोड बेसिकली होता क्या है, एक नंबर होता है जो कि 7 डिजिट का नंबर होता है और वो आपके बिल्स ऑफ एंट्री पे नोटिंग की जाती है, इसके बिना आपका नहीं होगा। और एडी कोड का क्या मतलब है बिल ऑफ एंट्री से, वो भी मैं आपके जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको इंडिकेट करता जाऊंगा कि एडी कोड क्या है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके बैंक का नाम आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेड ब्रांच, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें ट्रेड ब्रांच होना चाहिए, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो एक्टिविटी है उस बैंक में होती हो तभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते। तो यहाँ की देखिए इनका जो होम ब्रांच है
वो अवंतिका का है जो मैंने इसमें काट दिया है अभी, ठीक है। और इनका जो ट्रेड ब्रांच है वो है इंडिया गेट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट के लिए इंडिया गेट जाना पड़ेगा। यदि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एक्सपोर्ट के केस में, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए इंडिया गेट जाना पड़ेगा। उस बैंक में फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये हो गया अपना एडी कोड का सेक्शन, ठीक है। और ये देखिए मेरे दूसरे बैंक का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, उसमें भी सेम है। ये तो उनका रेफरेंस हो गया अपने बैंक वालों का, ये डेट होगा। उसके बाद हो गया द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम इंपोर्ट डिपार्टमेंट आईसीडी लोनी, आईसीडी सोनीपत, आईसीडी दादरी। ये इसलिए लिखा गया है कि ये जो एडी कोड है प्रॉपर इसके लिए ऑथराइज है। यदि ये यहाँ पे नहीं भी लिखा रहेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लिखा भी है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं आप ये समझ लेना कि आईसीडी लोनी लिखा हुआ है, सोनीपत लिखा हुआ है, आईसीडी दादरी लिखा हुआ है तो मैं पलवल नहीं मंगा सकता। आपके नियर बाई में जो भी आईसीडी पड़ती हो, मेरे नियर बाई में पलवल पड़ता है, आईसीडी तुगलकाबाद पड़ता है, बहुत सारी आईसीडी हैं जो अगल बगल में पड़ती है। तो मैं वहाँ पे अपने कंसाइनमेंट इंपोर्ट भी कर सकता हूँ और वहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ के बगल में मेरे नियर बाई में कौन सी आईसीडी पड़ती है कौन सी आईसीडी नहीं है, तो मैं वहीं से जाके अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ और वहाँ से मुझे सहूलियत होगी, मेरा कॉस्ट कटिंग होगा वहाँ से। आइए यहाँ पे समझते हैं। डियर सर, द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम ये hereby सर्टिफाइड है। ये कह रहा है कि ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम है इनका एड्रेस ये है, इनका अकाउंट नंबर ये है, ठीक है, जो कि DGFT से जो डायरेक्टर ऑफ जनरल जो कि आईसी कोड के ऊपर लिखा हुआ था, जिसने आईसी कोड हमें प्रोवाइड करवाया था, उसका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड लिखा हुआ। ये हमारा अकाउंट नंबर हो गया। अकाउंट ऑफ मेरा कब से 18/9/2019 से अकाउंट नंबर है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। एडी कोड इसमें लिखा हुआ है, एडी कोड ये हो गया। एडी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 7 डिजिट का लिखा हुआ है। यहाँ पे ISP कोड आ गया, स्विफ्ट कोड आ जाएगा। स्विफ्ट कोड का क्या मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करके होता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल लिखी होती है और आपको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैं एक फॉर्मेट दे दूंगा। आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ आपके पास तक नोटिफिकेशन आ जाए। और यदि कोई कमेंट सुझाव हो तो भी ज़रूर दे ताकि मैं अपने वीडियो को अच्छी तरीके